बच्चों हम BHU 2013 जूलॉजी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 2012 और 2011 का हम पहले ही कर चुके हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है बेटा, जूलॉजिकल नेम ऑफ टेपवर्म। जूलॉजिकल नेम क्या है या साइंटिफिक नेम क्या है? तो सब लोग जानते होंगे बेटा, टीनिया सोलियम जो है इसका जूलॉजिकल नेम है। राउंड वर्म एस्केरिस, फाइलेरियल वर्म का बुचेरेरिया बैंक्रॉप्टी और लीवर फ्लूक का फैसियोला हिपैटिका। ये बेटा एनिमल्स हैं और उनके जूलॉजिकल नेम हमने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसीडर्ड यूनिवर्सल डोनर। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? ये भी बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, आप लोगों को मालूम होगा। ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है, AB यूनिवर्सल रिसीवर है, यानी कि वो सर्वग्राही है। हाँ, यहाँ पर एक बात हम आपको और जोड़ना चाहते हैं, वो ये है बेटा कि ब्लड ग्रुप ए का जो जीनोटाइप होता है वो IA या फिर IA और IO होता है। ब्लड ग्रुप बी का IB और IB या फिर IB और IO होता है। ब्लड ग्रुप AB का जीनोटाइप ब्लड IA और IB और ब्लड ग्रुप O का जीनोटाइप IO और IO। तो कभी कभी इनका जीनोटाइप पूछा जाता है ब्लड ग्रुप का, तो ये आपके सामने है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रम ऑफ एर्थ वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग इज। ठीक ना, फ्रॉग में 10 वर्टिब्रा होते हैं, जिसमें एर्थ वर्टिब्रा का सेंट्रम पूछा है। तो सेंट्रम दरअसल वर्टिब्रल जो बोन होती है, वर्टिब्री की जो बोन होती है, जिसको हम लोग वर्टिब्रा या कशेरुका कहते हैं, उसका जो मेन बॉडी होती है ना, उस मेन बॉडी को हम सेंट्रम कहते हैं। अगर आप सेंट्रम की कल्पना करेंगे तो आपको सेंट्रम कुछ डमरू जैसा दिखाई देता है, जो शंकर जी का डमरू है ना, उसके जैसा दिखाई देता है। तो इन्होंने बात किया है एर्थ वर्टिब्रा ऑफ द फ्रॉग। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है एम्फीसीलस। तो एम्फीसीलस क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। ये सेंट्रम है और इस सेंट्रम के दोनों सरफेस कॉनकेव होते हैं। इस सेंट्रम के दोनों सरफेस कॉनकेव होते हैं। तो ऐसी वर्टिब्री एर्थ वर्टिब्री है, ये एर्थ वर्टिब्री है जिसका सेंट्रम कॉनकेव होता है, इसलिए बेटा इसको हम बोलते हैं एम्फीसीलस। एम्फीसीलस यानी कि दोनों तरफ कैविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सी हॉर्स। इसको हम लोग हिप्पोकैम्पस बोलते हैं और बेटा ये पाइसेस का मेंबर है, यानी कि मत्स्य वर्ग का मेंबर है। बाकी व्हेल, डॉल्फिन ये भी आप फिश जानते होंगे, लेकिन बेटा ये मैमल है। सील भी मैमल होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हॉर्स, इसको हम हिप्पोकैम्पस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी कि प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ करता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। आप यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कहाँ करता है। इसका आंसर है स्टमक। स्टमक वो जगह है जहाँ पर पेप्सिन रिलीज होती है और पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है स्टमक। ठीक है ना। बाकी इंटेस्टाइन बहुत बड़ी है और उसमें तमाम एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के फूड मटेरियल का डाइजेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है मलेरिया इज काज ड्यू टू, मलेरिया क्यों होता है, मलेरिया का कारक है। तो मलेरिया देखो प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज हैं जो मलेरिया काज करती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। तो करेक्ट आंसर इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। बाकी एंट अमीबा एफ्टोलिट का अमीबियासिस काज करता है, जियार्डियासिस काज करता है, जबकि अमीबा प्रोटियस फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फ्री लिविंग प्रोटोजोन है, ये कोई बीमारी काज नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट फाउंड इन द हीमोग्लोबिन, क्वेश्चन पूछा गया हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व। आप लोग को मालूम बेटा हीमोग्लोबिन की वजह से हम लोग का ब्लड रेड होता है और रेड कलर आता है फेरस आयन का, ठीक है ना। तो ये Fe है या आयरन का, ये Fe है जो कि जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है और यही Fe हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अब अगर हम Cu और मैग्नीशियम की बात करें तो हीमोसाइनिन, मोलस्कन्स का जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है क्योंकि उनमें हीमोसाइनिन पाया जाता है और हीमोसाइनिन में कापर पाया जाता है। तो कापर जो है ब्लू प्रेसिपिटेट देता है, तो एक कापर की वजह से होता है। और फिर इसके बाद मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की वजह से, तो मैग्नीशियम की वजह से आप नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे कि मैग्नीशियम इज़ द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ 2 मैंने आपको और बता दिया, जिंक किसी पिगमेंट का पार्ट नहीं है। जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेस को एक्टिवेट करता है बट किसी पिगमेंट का पार्ट नहीं है, बाकी जो 3 थे वो पिगमेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 8th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड यानी कि वो कौन सा अमीनो एसिड है जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। तो देखो बेटा इनमें जो है ऑर्निथिन ऐसा अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता, तो वो अप्रोटीनीय अमीनो अम्ल हो गया। बाकी तीनों प्रोटीन के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। दरअसल प्रोटीन के फॉर्मेशन में करीब 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, या 20 टाइप्स ही कहेंगे, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ऑर्निथिन नहीं करता। ऑर्निथिन यूरिया साइकिल में यूज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विजन इन द इंसेक्ट इज, तो देखो बेटा इंसेक्ट्स में कंपाउंड आई पाई जाती है, इंसेक्ट्स में कंपाउंड आई पाई जाती है। कंपाउंड आई जो होती है वो मल्टीपल लेंस की बनी होती है, मोर देन 1 लेंस होते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी मल्टीपल लेंस होंगे वहाँ पर मोज़ैक विजन मिलता है हमको, मोज़ैक विजन। तो करेक्ट आंसर इज है मोज़ैक विजन। मोनोकुलर विजन, बाइनाकुलर विजन, तो जो मोनोकुलर विजन होते हैं जब हम एक ही ऑब्जेक्ट को दोनों आँखों से देखते हैं तो उसको हम मोनोकुलर विजन कहते हैं। जैसे प्राइमेट्स में हम लोग आते हैं, मंकी आते हैं, एप्स आते हैं। लेकिन अगर कैटल्स की बात करें, कैटल्स यानी कि अपने गाय भैंस इनकी बात करें, तो इनकी जो आई होती है, आई तो सिंपल ही होती है लेकिन वो लैटरल साइड पर सिचुएटेड होती है, इसलिए वो एक आँख से एक साइड के ऑब्जेक्ट देखते हैं, दूसरी आँख से दूसरे साइड के ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाइनाकुलर विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एंजाइम लाइपेज बिलोंग टू द क्लास, ठीक है ना। कह रहे हैं कि एंजाइम किस क्लास को बिलोंग करता है। तो दरअसल ये एंजाइम का क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना।
तो ये एंजाइम बिलोंग करता है हाइड्रोलेजेस में। हाइड्रोलेजेस देखो लाइपेज लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये लिपिड का डाइजेशन करता है। और डाइजेशन का जब भी काम होता है तो डाइजेशन के काम में हाइड्रोलिसिस होती है। वाटर का एक मॉलिक्यूल एंजाइम्स की प्रेजेंस में ऐड किया जाता है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं डाइजेशन। और वो केमिकली अगर फिनोमेना देखेंगे तो वो होती है बेटा हाइड्रोलिसिस। तो इसका मतलब जो हाइड्रोलिसिस हैं वो लाइपेज हैं वो हाइड्रोलिसिस को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन जिराफ एंड कैमल। जिराफ एंड कैमल मैमल्स हैं और मैमल्स के नेक में हमेशा 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा पाए जाते हैं। ग्रीवा कशेरुकाओं की बात है, सर्वाइकल वर्टिब्री की बात है, वो हमेशा 7 पाए जाते हैं। अब चाहे जिराफ की गर्दन हो, चाहे कैमल की हो, चाहे रैबिट की हो, चाहे आपकी हो, चाहे हमारी हो, चाहे रैट की हो, हम सभी लोग मैमल हैं। तो मैमल्स के नेक में हमेशा 7 वर्टिब्रा पाया जाता है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा पाया जाता है। देन आंसर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कैनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कैनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पंजेस। ये फाइलम या एनिमल डायवर्सिटी पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसी तरीके से सी अर्चिन्स में एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है ना। कैनाल सिस्टम की तरह ही होता है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम सी अर्चिन्स में मिलेंगे जबकि कैनाल सिस्टम स्पंजेस में मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर इज स्पंजेस यानी कि ए। ह्यूमन ब्लड हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ। ह्यूमन ब्लड हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ। ये हमारे सामने जो भी ऑप्शन में लिखे हैं ये सभी के सभी WBC हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, हाईएस्ट परसेंटेज। और बेटा लोवेस्ट परसेंटेज बेसोफिल का होता है। लोवेस्ट परसेंटेज ये बेसोफिल का होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच हैज फंक्शन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज। कह रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल का वह हिस्सा जो पाचन और अवशोषण में भाग लेता है। तो ये दोनों काम इंटेस्टाइन द्वारा किए जाते हैं, जहाँ पर पाचन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल इज। कह रहे हैं लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल है, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल यानी कि सबसे ज़्यादा आयु किसकी है। तो सबसे ज़्यादा आयु टर्टवाइस की होती है बेटा, ये करीब 150 साल जीता है, ठीक है ना। डॉग की उम्र 15 से 20 साल, ठीक है ना। डॉग और क्रोकोडाइल और एलिफेंट ये 60 से 70। तो सबसे ज़्यादा टर्टवाइस। लॉक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है ना। लॉक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, इनका कहना है एंजाइम के एक्शन को एक्सप्लेन किया था एमिल फिशर साहब ने। और इन्होंने बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो लॉक की तरह होते हैं और जो सबस्ट्रेट होते हैं यानी कि जिस पर वो एक्ट करता है वो की तरह होते हैं। और उस लॉक में जाके सबस्ट्रेट फिट हो जाता है और देन जो भी सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था। इस कॉन्सेप्ट को दिया एमिल फिशर साहब ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है एमिल फिशर। और कोगल एंड स्मिथ बेटा ये एक साइंटिस्ट हैं, ये भी इन्होंने ह्यूमन यूरिन से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया। बीडल एंड टैटूम इन्होंने 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस दिया
जैकब एंड मोनार्ड ने ओपेरान, लैक ओपेरान की डिस्कवरी किया था, ठीक है ना। एक रेगुलेटेड जीन है, साथ में mRNA टर्म भी दिया था। तो ये साइंटिस्ट के बारे में, यहाँ करेक्ट आंसर सी है, एमिल फिशर। इन न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेसेस आर लिंक्ड टू पेंटोज शुगर बाय, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनस बेसेस पेंटोज शुगर से किस के द्वारा जुड़े होते हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं बेटा? तो देखो दरअसल जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनका जो पॉलीमर होता है वो न्यूक्लिक एसिड बनाता है। न्यूक्लियोटाइड स्वयं पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड द्वारा फॉर्म होते हैं। तो जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं तब न्यूक्लियोसाइड बनता है और उस समय इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन जब इसी पेंटोज शुगर से, तो पेंटोज शुगर का जो 5th कार्बन होता है उससे फास्फोरिक एसिड जुड़ता है, तो वहाँ पर फास्फोईस्टर बॉन्ड बनता है। तो जब फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा तो फास्फोईस्टर बॉन्ड बनेगा, और जब शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। और पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में मिलता है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए के मॉलिक्यूल में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन होती है, दोनों चेन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है और दोनों चेन एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ देखने को मिलेगी। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्डिंग, ठीक है ना। और जो 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जुड़ते हैं, और पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इन स्टार्च ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर लिंक्ड बाय, ठीक है ना। स्टार्च में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? तो बेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी, अल्फा 14 एंड अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेटा कार्बोहाइड्रेट्स का फीचर होता है, ठीक है ना। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स का फीचर होता है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड ये दोनों न्यूक्लिक एसिड के फीचर हैं, खासकर डीएनए के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है अल्फा 14 एंड अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। Which of the following uses sonar system for the location of its prey? तो ये सोनार सिस्टम बैट्स में पाया जाता है, ठीक है ना। ये एक तरीके का राडार सिस्टम समझिए, वेव्स के जरिए ये अपने प्रे को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर है बैट, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा सी, यानी बैट। द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी इज, बेसिक यूनिट हम लोग शायद किसी पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो किसी भी टैक्सोनॉमी की जो बेसिक यूनिट होती है वो स्पीसीज होती है। इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर्म्स अ स्पीसीज, ठीक है ना। तो वो स्पीसीज होते हैं। स्पीसीज का कलेक्शन जीनस, जीनस का कलेक्शन फैमिली, फैमिली जुड़कर आर्डर बनाते हैं, आर्डर जुड़कर क्लास बनाते हैं, क्लास जुड़कर फाइलम बनाते हैं और फाइलम जुड़कर किंगडम बनाते हैं। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो स्पीसीज बेसिक यूनिट हो गया। निसल्स ग्रैन्यूल आर फाउंड इन, निसल्स ग्रैन्यूल ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के बने हुए पार्टिकल्स होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स के फीचर हैं, ये न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। और न्यूरॉन्स इसको तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल भी कहते हैं, जो नर्वस सिस्टम की इकाई होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। द लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग, ठीक है ना, कहते हैं फ्रॉग का लार्वल स्टेज है
ठीक है ना। तो दरअसल ये जानना चाहते हैं कि टैडपूल लार्वा क्या कहलाता है, टैडपूल कहलाता है, टैडपूल। टैडपूल यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं वो एक्सक्रीटरी मटेरियल का बेसिस पर दिए हैं। तो ये जानना चाहते हैं फ्रॉग का लार्वा जो होता है वो क्या एक्सक्रीट करता है, तो वो अमोनिया एक्सक्रीट करता है। लेकिन अगर फ्रॉग इटसेल्फ की बात होगी यानी कि एडल्ट फ्रॉग की बात होगी तब बेटा वो यूरिया एक्सक्रीट करता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो अमोनोटेलिक है। तो ये जो टैडपोल होता है ये फिश लाइक अपीयरेंस रखता है और ये वाटर में ही रहता है और अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो प्रायः अमोनिया ही चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में एक्सक्रीट करते हैं। द सेंट्रम ऑफ 9th वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग, ठीक है ना, फ्रॉग के 9th वर्टिब्रा का सेंट्रम है। अगेन ये क्वेश्चन सेंट्रम से पूछा गया। तो देखो हमने 8th का बताया था एम्फीसिलस, अब 9th की बात करेंगे तो सेंट्रम ये बेटा बॉडी हो गई, ये सेंट्रम। 9th का सेंट्रम कॉन्वेक्स होता है। अब कॉन्वेक्स होगा तो इस पर कोई गड्ढा नहीं होगा, कोई गर्त नहीं होगा। गर्त नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, जैसे बाई कॉन्वेक्स आंसर ही दिया हुआ है। तो अगर गर्त नहीं होता तो इसका एक ऑप्शन और हो सकता था, बाई कॉन्वेक्स को हम ए सीलस भी कह सकते थे, ए सीलस। तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट हमको मिल रहा है बाई कॉन्वेक्स, तो हम बाई कॉन्वेक्स लगा देंगे। इनका सेंट्रम जो होता है बाई कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ उभरा होता है। तो उभरा होगा बेटा तो उसमें कोई डिप्रेशन या कैविटी नहीं होगी। तो अगर कैविटी होती है तो सीलस कहते हैं, ठीक है ना, और कैविटी एब्सेंट है तो ए सीलस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मियोसिस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अपीयर्स ड्यूरिंग। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन मियोसिस से है। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन से। अर्धसूत्री विभाजन में जो प्रोफेज होता है वो दरअसल अर्धसूत्री विभाजन में एक ही सेल दो बार डिवीजन करती है, एक बार मियोसिस 1 करती है, एक बार मियोसिस 2 करती है। मियोसिस 1 में 4 सब स्टेजेज हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 में 5 स्टेजेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जाइगोटीन में। यहाँ पर क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। जो मैटरनल क्रोमोसोम होते हैं, जो पैटर्नल क्रोमोसोम होते हैं, वो दोनों क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होती है और इस पेयरिंग के लिए सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसको हम बोलते हैं बेटा पेयरिंग की फिनोमेना को बोलते हैं सिनेप्सिस, और ये सिनेप्सिस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है जो कि जाइगोटीन में होता है। पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटीन में किएज़मेटा का फॉर्मेशन होता है। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। ठीक है ना, इनमें से कौन सा पेयर मिसमैच्ड है। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी होता है, थायमीन की कमी से बेरी होता है, नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है। ये सब सही है। अल्फा टोकोफेरॉल से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, जबकि अल्फा टोकोफेरॉल विटामिन ई है। अल्फा टोकोफेरॉल क्या है बेटा, ये विटामिन ई है। अब आप आंसर बता दोगे, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी होती है, स्टेरिलिटी। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन 2013 के, जो कि मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को
समझ में भी आया होगा और इसका फ़ायदा भी मिला होगा, क्योंकि कुछ एडिशनल मिल जाता है। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट पेपर लेके जल्दी ही मिलेंगे।